मुसलमान आप पे कैसे विश्वास करें? पहले कांग्रेस कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में अगर आ जाएगी तो यहाँ इस देश में मुसलमान बचेंगे नहीं, कहते थे। तो 10 साल में उनकी आबादी कम हुआ है क्या? बीजेपी के पास वो कौन सी वॉशिंग मशीन है जिसमें जाते ही सब साफ हो जाता है? तो हमारे पार्टी में आप आओगे तो आपके ऊपर केस नहीं चलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। केस तो बंद हो जा रहा है। नहीं, केस तो आपने देखो, पहली बात तो है कि सीबीआई और ईडी स्वतंत्र है, वो बंद भी कर सकते हैं, वो चला भी सकते हैं, वो मोदी जी के कहने पर चलेगा नहीं। हर सभाओं में घूम घूम के कह रहे हैं कि अगर राम मंदिर अगर बीजेपी चली जाएगी तो यहाँ बाबरी ताला लग जाएगा। प्रधानमंत्री पहले दिन कहा था क्या? पहले दिन कहा था क्या? नहीं। पहले दिन नहीं कहा था ना, तो फिर बाद में क्यों कहा? नमस्कार, मेरा नाम उपेंद्र है। आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। लोकसभा चुनाव अब 5वें गियर में पहुंच चुका है। इंडिया और इंडी दोनों पार्टियां मजबूती से चुनाव लड़ रही हैं। एनडीए गठबंधन है, वो 400 नारे के साथ चुनावी मैदान में है और उसका 400 का नारा जो है वो कहाँ तक पहुँचेगा, इसके लिए हम आज पहुँचे हैं। दिल्ली का साउथ एवेन्यू इलाका है और यहाँ मोदी सरकार, जो बीजेपी की जो मोदी सरकार है, बीजेपी की मोदी में सबसे ताकतवर संगठन महासचिव माने जाने वाले पी मुरलीधरन राव जी के यहाँ। तो सर, स्वागत है आपका लोकमत दिल्ली में। नमस्कार। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। कैसा चुनाव चल रहा है? चुनाव अच्छा चल रहा है। अभी तो लगभग अंतिम दौर में पहुंचने जा रहा है। अभी 2 पड़ाव है और पार्टी बहुत अच्छे शास्त्र शुद्ध ढंग से, वैज्ञानिक ढंग से, हर प्रकार के आयाम को योजना बना करके मोदी जी जिस प्रकार से चुनाव लड़ते हैं और जिस प्रकार से वे संचालन करते हैं, उस प्रकार से पूरे देश में मुस्तैदी से लड़ रहे हैं। अच्छा, मेरा एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। हम ग्राउंड में भी गए थे तो ग्राउंड में लोगों ने कहा कि आप पूछिएगा जरूर, क्योंकि वो संगठन में आमूल-चूल परिवर्तन के लिए जाने जाते हैं। बीजेपी के लिए जब वो बीजेपी ज्वाइन किए तो एक बड़ा लंबा अनुभव रहा है उनका आरएसएस के साथ काम करने का, स्वदेशी जागरण मंच के साथ काम करने का। और जब वो आए तो बीजेपी में बहुत एक ड्रास्टिक चेंज किया उन्होंने। 2019 का परिणाम उनके नेतृत्व में आप सबने देखा। तो लोगों ने कहा कि जब 2014 में आप सरकार में आए तो आप सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ आ पाए। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का एक भाषण था कि मुस्लिम युवाओं के हाथ में एक हाथ में कुरान तो दूसरे हाथ में हम कंप्यूटर देखना चाहते हैं। लेकिन जब आप इस 2024 के चुनाव में जब आप खड़े हैं तो देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी मुसलमानों को लेकर जो उनका भाषण होता है, जिसको लेकर चुनाव आयोग ने जेपी नड्डा को भेजा भी था, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है कि वो मुसलमानों को ले जाके आरक्षण दे देगी, हिंदुओं के मंगलसूत्र निकाल के दे देगी। तो आप समावेशी विकास से मुसलमानों तक कैसे आ गए? देखिए, जब चुनाव में जाते हैं तो चुनाव एक युद्ध है। इस युद्ध में हम अपने जो विरोधी लोग हैं वो कैसे लड़ रहे हैं उसके बारे में संवाद करना होता है। और संवाद में हम क्या करते हैं ये केवल मुद्दा नहीं है, हम क्या सोचते हैं ये केवल मुद्दा नहीं है, जो विरोधी है वो क्या सोच रहा है ये भी एक मुद्दा होता है। विरोधी इस देश में पहले से लेकर आज तक इस देश के लोगों को, पूरे भारत के लोग और भारत के हैं, इस प्रकार से कभी नहीं करते हैं। वो हिंदुओं को जातियों के हिसाब से बांट के देखते हैं और उसको वोट बैंक मानते हैं, और मुसलमानों को मजहब के आधार पर देखते हैं, उनको वोट बैंक मानते हैं। इस देश के इतिहास में मुसलमानों को जिसको बंधुआ वोट बैंक बनाने वाला कोई पार्टी रही है 1948 के बाद, 47 के बाद, 51 इलेक्शन से लेकर आज तक, वो कांग्रेस पार्टी है। और उनको वो हमेशा मुसलमान वोट बैंक ही नजर आता है और मुसलमानों के बारे में जो वो कांग्रेस कहती है उसके बारे में उन्होंने संवाद किया। ये कोई भाजपा के दृष्टिकोण से नहीं किया है। भाजपा तो कोई भी हम सोचते हैं तो भारत के लोगों को भारतीय समझते हैं और हम मजहब के आधार पर कभी अलग करते भी नहीं है। और 10 साल हो गया। देखिए, जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं ये प्रश्न भारत के मुसलमानों के संदर्भ में कांग्रेस जो जनसंघ और भाजपा के बारे में कहती है वो उस हिसाब से पूछने वाला ये प्रश्न है। ये एंगल है वो कांग्रेस का है। भारत में 10 साल हम केंद्र में सत्ता में आ गए,
मुझे बताइए कि कहीं भी मुसलमानों के साथ प्रशासनिक दृष्टि से भेदभाव किया हो, कि उनको उज्ज्वला योजना में भेदभाव किया हो, जनधन अकाउंट में भेदभाव किया हो, मुद्रा योजना में भेदभाव किया, ऐसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार मजहब के आधार पर मुसलमानों को अलग करने के काम कभी किया ही नहीं, न करेगी। और मुसलमानों को भी हम ये कहते हैं कि भाई आप जरा ये एक बार ध्यान रखो कि भाजपा को आप एकदम बूथ बनाकर जो कांग्रेस दिखाती है, उसको आप पुराने समय में तो आपके पास उदाहरण नहीं था, 10 साल से तो आपको उदाहरण है, तो इसलिए उनकी बातों को मानो मत। ये मुसलमानों को भी हम कहते हैं और हम कांग्रेस के बारे में हिंदुओं को भी समझाते हैं कि ये दोबारा अगर आएंगे तो ये ऐसे सोचती है। तो आखिर मुसलमान आप पे कैसे विश्वास करे अगर आपका शीर्ष नेतृत्व जो एक चेहरे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ये कहते हैं कि धर्म के नाम पे आरक्षण देगी कांग्रेस, आरक्षण दे चुकी। आप कर्नाटक के प्रभारी भी रहे, वहाँ जब बमोई सरकार बनी तो उन्होंने 4% आरक्षण मुसलमानों को हटा दिया, लिंगायत और कलिका में 2% बांट दिया, हालांकि फिर से हो गया। तो जो लॉजिक देती है बीजेपी कि धर्म के आधार पे आरक्षण दिया गया, उस पे क्या कहेंगे? देखिए एक बात पक्का है, हम संविधान की मूल भावना के, क्योंकि संविधान सभा में चर्चा हुई और बाद में भी कई बार चर्चा हुई, इसलिए कि इस देश के अंदर आरक्षण की जब बात हुआ है तो वो मजहब के आधार पर सोचा भी नहीं है और मजहब के आधार पर आरक्षण देने की हामी भी नहीं है। और इसलिए हम जब मजहब के आधार पर आरक्षण का विरोध करते हैं तो हम संविधान को मानते हैं, संविधान की मूल भावना के साथ हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ कोई नई बात नहीं ला रही है। हम कांग्रेस की बात जो है कि धर्म के आधार पर मुसलमान, मुझे बताइए हैदराबाद में 400 साल मुसलमानों की सत्ता रही, 400 साल कुली कुतुबशाही डायनास्टी रही, बाद में निजाम की डायनास्टी रही, दोनों मिलाकर के 400 साल हैदराबाद रियासत जो सबसे बड़ी रियासत है उसको उन्होंने राज किया। अब मुसलमान राज जो किया है उनको आप आरक्षण में लाते हो, ये तर्क क्या है जरा मुझे समझाइए। अगर वही तर्क होता, अगर वही तर्क है तो फिर राजपूतों को भी आरक्षण आना चाहिए, फिर उसके बाद तो ब्राह्मणों को भी आरक्षण आना, फिर किस विषय पर विरोध कर रहे हो? इसलिए जो राज किया है उन तबकों को आप आज आरक्षण देते हो तो इसका कोई तर्क नहीं है। इसलिए मुसलमानों को जब मुसलमान कहते हैं तो मुसलमान खुद मानते हैं कि हमने राज किया, उन मुसलमानों को आप आरक्षण कैसे देते हो, किस आधार पर देते हो? नहीं, उसमें साफ एचडी देवगौड़ा जब सरकार 1996 में थी, उन्होंने कहा था कि पिछड़ेपन के आधार पे दे रहे हैं। देखो मेरा कहना है, अभी कलकत्ता में लेटेस्ट हाई कोर्ट ने क्या किया, तो क्या किया फिर? अगर यही पिछड़ेपन के आधार पर अगर किया है ममता बनर्जी ने तो फिर हाई कोर्ट ने क्यों उसको खारिज कर दिया? बात ऐसा है, ये नाम ऐसे उपयोग करते हैं, पिछले दरवाजे से और खिड़कियों से इसको वर्कआउट करते हैं। मुसलमानों को पिछड़े की कोई जाति है, उस जाति के आधार पर ओबीसी में रिजर्वेशन है तो कई स्टेट्स में पहले से है, उसको आप मुसलमानों का रिजर्वेशन क्यों कह रहे हो? नहीं, और आपका कोई बीजेपी मुद्दा बना रही है। नहीं, मुद्दा नहीं है, मुद्दा है कि उन्होंने बगैर सर्वेक्षण, बगैर उसमें भी कुछ जातियां, देखो मुसलमान यहाँ कोई ऐसा कोई, मुसलमानों में भी जातियां हैं भारत में, भारत में मुसलमानों में भी जातियां हैं, तो गद्दे का काम करते हैं, ऐसे काम करते हैं। उनको उन कास्ट के, सब कास्ट के आधार पर जो पिछड़ा कमीशन होता है वो सर्वेक्षण करती है और सर्वेक्षण करके उसके आधार पर अगर लाती है तो उसमें कुछ तर्कसंगत होता है। उसका आरक्षण मुसलमान के नाम पर नहीं है, वो उसको मुसलमान के नाम पर नहीं कहना चाहिए। कांग्रेस बाकायदा मुसलमानों को हम आरक्षण देते हैं कहती है, मुसलमान को कैसे आरक्षण दोगे? मुसलमान कोई ऐसा तो है ही नहीं, मुसलमान पिछड़ा, पूरा मुसलमान कैसे पिछड़े हो जाएंगे? सारे मुसलमान कैसे पिछड़े हो जाएंगे? यानी 400 साल अलग अलग जगह पर राज किए हैं वो सारे मुसलमान आज 70 साल के आजादी के बाद तुरंत पिछड़े हो जाएंगे क्या? उसका कोई तर्क है क्या? इसलिए पिछड़े कमीशन की जो तर्क है, जो आधार है, उसके आधार पर शास्त्र संगत ढंग से आपने किया है तो वहां पर जहां कहीं आरक्षण हुआ तो हम समझ सकते हैं। हम ये बात कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते हैं कि मजहब जो मुसलमान है, मुसलमान का अर्थ क्या होता है? मुसलमानों के लिए 4% रिजर्वेशन, ये क्या होता है?
मुसलमान कैसे मुसलमान नहीं होता फिर वो, आप जो कह रहे हो। मुसलमानों में कुछ जातियां हैं, वो पिछड़ेपन के आधार पर उसको आप निर्धारण करते हो और उसका सर्वेक्षण करते हो और उन जातियों के हिसाब से आप लाते हो, तो वो तर्क अलग है। वो है पहले से, कई राज्यों में है, लेकिन आपने रिजोल्यूशन पास करते हो। तेलंगाना में रिजोल्यूशन पास किया 4% रिजर्वेशन मुसलमानों के लिए, तो उसके आधार पर मैंने बाकायदा पूरा, तो इसको तो भारतीय जनता पार्टी विरोध करेगी, पक्का विरोध करेगी। और इसको मुसलमान भी नहीं मानना चाहिए, इस पे खिलौना नहीं बनना चाहिए उनको। मुसलमानों को ये क्यों लग रहा है कि भाई कांग्रेस उसका उद्धार करने वाली है? 70 साल से तो वही रहे हैं। अगर 70 साल से कांग्रेस बहुत अच्छी होती तो मुसलमान ऐसे क्यों होते? इसलिए बांटने वाले राजनीति की खेल में अगर वो खिलौना बनेंगे तो उस जात और प्रजातियों उनको उपजातियों के लिए भी बहुत नुकसान है। तो कांग्रेस मुसलमानों की रियली दुश्मन है, ये मोदी जी का कहना है। तो आप मुसलमानों को कैसे विश्वास दिलाएंगे कि नहीं बीजेपी आपके साथ है? 10 साल के हमारा प्रशासन है और इससे ज्यादा उदाहरण चाहिए आपको? पहले कांग्रेस कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में अगर आ जाएगी तो यहाँ इस देश में मुसलमान बचेंगे नहीं, कहते थे। तो 10 साल में उनकी आबादी कम हुआ है क्या? मैं पूछ रहा हूं सीधा कि 10 साल में भारत में मोदी जी के सरकार आने के बाद उनका कोई आबादी कम हुआ है क्या? किसी राज्य में कम हुआ? उत्तर प्रदेश में कम हुआ है क्या? कहां कम हुआ? 10 साल सत्ता में मेजॉरिटी के साथ हम रहे, हमारा कोई किसी दूसरों पर निर्भर रहने वाला सरकार नहीं है, स्वतंत्र है, स्वायत्त है, मेजॉरिटी के साथ है, पूरी ताकत के साथ है। तो मुसलमानों की आबादी कम हुआ है क्या? या मुसलमानों की पूजा स्थलों की कोई ईदगाहों का, मजारों का कोई कमी आई है क्या? कोई संख्या कमी हुई है क्या? ये नैरेटिव तो हमारे विरोधी विशिष्ट कर रहे हैं और उसमें मुसलमान अगर आते हैं तो फिर उसका मतलब आप देखो, अनुभव एक तरफ है, हमारे सत्ता और हमारा शासन सबको साथ लेके जाने वाली एक अनुभव है और सारे गरीब कल्याणकारी योजनाएं हैं, विकास की योजना है, उसमें आप शामिल है और उसी संविधान के अंतर्गत हैं आप, और उसी स्वतंत्र जुडिशरी के अंतर्गत आपकी न्याय अन्याय की बात हो रही है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है। तो ऐसे में मुसलमान भाजपा अगर आती है तो कि भाई तो शैतान आ गया और खत्म कर देंगे, ये कांग्रेस कह रही है और उस बात को मुसलमान मानेंगे, इसका कोई अर्थ है क्या? चलिए अब आते हैं चुनाव पे। आप 370 के नारे के साथ बढ़े थे कि इंडिया 400 पार इस बार। 5 चरणों के चुनाव हो गए हैं, छठे चरण का चुनाव 25 मई को होना है। अभी तक बीजेपी को कहां देख रहे हैं? देखिए, एक बात मैं बात करना चाहता हूँ, राजनीति जब चुनाव के दौर में चल रही होती है तो सब लोगों को युद्ध चलाते रखने में आनंद आता है। कोई ये नहीं कहता है कि भाई युद्ध नहीं है, ऐसा कोई नहीं कहता। मीडिया के लोग तो बिल्कुल नहीं कहेंगे, उसमें उनको क्या फायदा, एंटरटेनमेंट कैसे चलेगा? देखो, जनता तय कर चुकी है, जनता तय कर चुकी है कि आपको हर हर जिसको आप कहेंगे कि जो 5 बार हुआ है अभी, इन सब में भारतीय जनता पार्टी हर बार पहले के रिकॉर्ड को तोड़ने वाली है। हमारे जो फीडबैक हमारा है, आपने पहले 2014 में कब कहे थे कि मोदी जी की स्वतंत्र मेजॉरिटी आ रही है? किसने कहा? तो सबने कहा कि यार 180 तो हमेशा पहले से आई है, अधिक से अधिक 200 आएंगे, अधिक से अधिक 210 आएंगे, ज्यादा नहीं आएंगे बोले थे। स्वतंत्र मेजॉरिटी मोदी जी के 2014 में किसने माना था? कोई नहीं माना। 2019 में किसने माना था कि भाई इसको 300 पार करेंगे? किसने माना? किसने था? इस बार भी क्यों मानेंगे? तो इसलिए ये चर्चा तो बनाए रखते हैं, लगड़ा चल रहा है बहुत जबरदस्त, हवा बना के रखो, और उसमें सबका फायदा भी है, नहीं तो उसमें कोई आनंद कहाँ है, मजा कहाँ से है? लेकिन इस बार का जो चुनाव है वो बड़ा सुस्त है। किसने कहा सुस्त है? आप वोटिंग परसेंटेज अगर पिछले के मुकाबले हम देखेंगे, हाँ, वोटिंग परसेंटेज कम हुई है। हाँ। लोग जो जानकार हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो 2004 से तुलना कर रहे हैं। यही ओवर कॉन्फिडेंस में भी कौन सी एनालिस्ट? 2004 में भी कौन सी एनालिस्ट है ये? जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है। अच्छा, मुझे बताओ, तो सवाल सुन लीजिए पहले। हाँ। वो तुलना कर रहे हैं कि 2004 में भी ऐसे ही अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में थी उस समय भी,
वोटिंग परसेंटेज कम हुआ तो सरकार बदल गई। इस बार भी कमोबेश वही स्थिति आ रही है। अच्छा, मैं एक बार बात कहना चाहता हूँ। पहली बात तो है कि ये मोदी जी की दौर है, ये मोदी जी का युग है। मोदी जी के दौर को अटल जी के दौर के साथ जोड़ता है तो हर प्रकार की विश्लेषण ही गलत है। मुझे बताओ, अटल जी जैसे कैंपेन करते हैं वैसे मोदी जी करते हैं क्या? प्रधानमंत्री जी अटल जी कहां तक जाते थे? कितने कार्यक्रम में जाते थे? कितने कार्यक्रम में करते थे? केवल मैं पार्लियामेंट की बात छोड़ो, असेंबली के विषय में, असेंबली के चुनाव में भी जहां भाजपा कमजोर है वहां प्रधानमंत्री को नहीं जाना चाहिए, वहां प्रधानमंत्री रोड शो करते हैं। तो हमारे देश की प्रधानमंत्री चुनाव को हमेशा एक प्रकार से युद्ध जैसा लेते हैं और पूरी लगा करके अपने आप को पूरा डाल करके उसमें काम करते हैं। इसलिए हमारा वोट कहां कम हो रहा है? हमारा कोई वोट कम नहीं हो रहा है। नहीं नहीं, हमारा सबको समझ में आ रहा है कि हमारा वोट कम नहीं हो रहा है। ये जो विरोधियों का वोट है उनको समझ में आ रहा है कि जाके क्या फायदा है। कहां से डाउट कहां है? अखिलेश यादव की वैल्यू में इतनी भीड़ आ रही है, हाँ, कह रहे हैं कि पूर्वांचल इस बार साफ हो जाएगा। अच्छा ये मुझे बताओ, आपकी जब सुविधा है तो एक प्रकार से, आपकी सुविधा नहीं है तो दूसरी प्रकार से, ये जो भीड़ आती है उसके आधार पर वोट कब गिनने लग गए? भीड़ भीड़ तो कई बार आती है। इसलिए भीड़ के आधार पर तो चुनाव जीतना होता तो भारतीय जनसंघ बहुत पहले सरकार बनानी होती। अटल जी के कार्यक्रमों में कहां भीड़ नहीं आती थी? मैं तो उत्तर भारत छोड़ो, दक्षिण भारत में मैं छोटा जवान था तब भी मैं देखता था भीड़ ही भीड़। इसलिए भीड़ का मुद्दा नहीं है। मोदी जी को आज पूरे देश में सवाल कहां है? जनता सवाल ही नहीं देख रही है। आज नैरेटिव देखो कि मोदी जी के खिलाफ अगर सत्ता स्थिर सरकार बनेगा क्या, इस प्रश्न का समाधान है कि इनके पास? मैं कौन प्रधानमंत्री है मैं नहीं पूछ रहा हूं, मैं इसमें नहीं जा रहा हूं। स्थिर सरकार चला पाएंगे क्या? ये तो आप जो बोले 2014-4 के जैसा दिख रहा है। तो मैं तो कह रहा हूं कि तो पुराने सरकारों का अगर क्या हाल हुआ, मोदी जी नहीं है, भाजपा नहीं है, तो इस देश में सरकार 5 साल नहीं चलेगी। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, देश के हर वोटर के मन में साफ है ये। इस समस्या का, इस प्रश्न का समाधान ना इंडिया अलायंस के कांग्रेस के पास है ना किसी और पार्टी के पास है। जब प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में बीजेपी आई 2014 के बाद से, तो एक नियम बना कि 75 की एज के बाद जो भी होंगे उनको राजनीति से मार्गदर्शन मंडल में डाल दिया जाएगा। इसके बाद अपने नेताओं को डाला गया, सुमित्रा महाजन। प्रधानमंत्री मोदी 74 के हो गए, अगले साल 75 के हो जाए। तो ये पूछा जा रहा कि क्या प्रधानमंत्री के लिए नया कैंडिडेट आप लोगों ने खोजा है? ये विषय तो मैंने भी सुना, बहुत बार सुना, पहले भी सुना, अभी सुना और आपसे अभी भी सुन रहा हूं। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि ये बात कहां तय हुआ, ये कैसे पता चला आपको? तय कहां हुआ? कहीं तो तय नहीं हुआ। हमारे मीटिंग में तो मेरे को कभी कहा नहीं कि भाई 75 साल के बाद प्रधानमंत्री जी हमारा मोदी जी नहीं रहेंगे ऐसा, या कोई और नहीं रहेंगे। तो ये तो पहले भी नहीं बताया, हमारा किसी मीटिंग में नहीं बताया। ये सुनी सुनाई बातें हैं। इसमें केजरीवाल घूम घूम के कह रहे हैं कि अमित शाह के लिए प्रधानमंत्री। अरविंद केजरीवाल मेरे पार्टी का स्पोक्समैन हो गए तो मैं क्या करूं? इसमें मैं क्या कर सकता हूं कि भाई अरविंद केजरीवाल को मेरे पार्टी की नेता कौन होना चाहिए ये तय करने का अधिकार हमने कब दे दिया? हमारे पार्टी के नेता कौन होगा ये पार्टी तय करेगी ना। तो ये पार्टी ने कहीं बैठ के तय किया है कि भाई एग्जामिनेशन में क्वालिफाइंग एज जो है 75 है, ऐसा करके हमने कभी अनौपचारिक औपचारिक दोनों बैल करके हमारे सामूहिक कभी तय नहीं किया। मैंने भी सुना, ये आप लोग लिखते, पहले भी लिखते थे आप लोग, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पहली बार मेरे से पूछ रहे हैं। मैंने भी सुना, मैं सुना तो हो सकता है, वो नहीं हो सकता, मुझे पता नहीं था। मेरे से तो कहा नहीं, कभी मेरे से कभी नहीं कहा कि 75 साल के बाद पार्टी में नेता नहीं रहेंगे, ऐसा मेरे से किसी ने बैठ करके तय नहीं किया, मेरे को नहीं बताया।
हो सकता है आप जो कह रहे हैं कि वो कहीं आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन अभी तो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं। विपक्ष का आरोप है कि सत्ता पक्ष बीजेपी टारगेट कर रही है विपक्ष को। अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया, अंतरिम बेल पे आए हैं चुनाव प्रचार, हेमंत सोरेन को डाल दिया। बीजेपी के पास आरोप है कि बीजेपी के पास वो कौन सी वॉशिंग मशीन है जिसमें जाते ही सब साफ हो जाता है। पहले हेमंत बिस्व शर्मा साफ हो गए, आपके महाराष्ट्र में छगन भुजबल से लेके प्रफुल्ल पटेल से लेके अजीत पवार से लेके सब साफ हो गए। अच्छा, पहली बात मैं जानना चाहता हूँ, ये जो पूछने वाले हैं ये कौन सी बात को विश्वास करते हैं कि ये इन लोगों के पास कोई ऐसी प्रिंसिपल है, ये जिस प्रिंसिपल के आधार पर पूछ रहे हैं वो चलते हैं? प्रिंसिपल ये कि प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषणों में ये बोलते हैं कि अजीत पवार सबसे बड़े घोटालेबाज है, या अगर हम आएंगे तो जेल में चक्की पीसेंगे जी। प्रफुल्ल पटेल को लेके वही बोलते हैं, अशोक चौहान को भी लेके वही बोलते हैं, लेकिन वही लोग आपके पार्टी में शामिल हो जाते हैं। देखिए, एक बात पक्का है, राजनीति गतिशील है और गतिशीलता में लोगों के बारे में तो इन्होंने दो बातें कहा है। एक तो हमारे पार्टी में आप आओगे तो आपके ऊपर केस नहीं चलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जैसे मोदी जी की गारंटी दूसरों के लिए है, जनता के लिए। हाँ, केस तो बंद हो जा रहा है। नहीं, केस तो आपने देखो, पहली बात तो है कि सीबीआई और ईडी स्वतंत्र है, वो बंद भी कर सकते हैं, वो चला भी सकते हैं, वो मोदी जी के कहने पर चलेगा नहीं, वो मोदी जी नहीं कहेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषणों में ये कह रहे हैं कि जब इन पे कार्रवाई कर रहे हैं तो ये चिल्ला रहे हैं। नहीं, मेरा कहना है ये जो सारे लोगों की झगड़ा है, ये झगड़ा तो मूलभूत चिल्लाने का तो यही बात है और कोई विषय नहीं है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम जब कार्रवाई करेंगे तो ये लोग पार्टियां चिल्लाती है, ये जो पार्टियां हैं, तो इसमें हमारा और अल्टीमेटली मैं बताऊं ये क्या बोल रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा है कि जनता क्या मान रही है, वो मुद्दा है। जनता क्या मान रही है, मोदी जी जो कह रहे हैं वो सही है या नहीं मान रही है, वो महत्वपूर्ण है। क्योंकि अल्टीमेटली हम जनता के दरबार में जा रहे हैं ना चुनाव में, तो जनता के दरबार में जा रहे हैं तो हर चीज को मूल्यांकन करने का काम कौन करने वाला है, जनता कर रही है ना। तो जनता मोदी जी की बात को सही कह रही है, क्योंकि चुनाव में क्या बता रहा है, कई चुनाव में जो मोदी जी जीत रहे हैं या ये लोग जीत रहे हैं। कभी कभी ये भी तो होता है ना कि आप अपना राजधर्म भी निभाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कहा कि भाई आपको राजधर्म भी निभाना होता है। जैसे आपने कहा कि अल्टीमेटली क्या आउटपुट आ रहा है, यही मेन है। आप कुछ भी बोल रहे हो, लेकिन आउटपुट अगर आपके पॉजिटिव आया तो क्या उसको आप सही मानेंगे? देखो, एक बात ध्यान रखिए, मोदी जी गत 10 वर्षों में राजधर्म का उल्लंघन किया है, ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। इसका कारण मैं बताता हूं कि ये बात ध्यान रखिए, मोटे तौर पर मोदी जी अगर उल्लंघन कर रहे होते हैं तो न्याय व्यवस्था भी तो है, यहां स्वतंत्र है, न्याय व्यवस्था के अधीन मोदी जी नहीं आते, ऐसा तो है नहीं। इसलिए आज तक कोई ऐसी बहुत ज्यादा कोई घटना चक्र नहीं है कि मोदी जी राजधर्म का उल्लंघन कर रहे हैं। ये जिस प्रकार से तानाशाही की बात कर रहे हैं, ये जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं, इसका कोई आधार नहीं है। ये प्रचार ज्यादा है जिसमें सच्चाई नहीं है। ये जनता को डराने के लिए, गुमराह करने के लिए बात कर रहे हैं। 10 साल में संविधान कुछ नहीं हुआ, अभी संविधान की कागज पुस्तक लेके घूम रहे हैं कि संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा। मुझे बताओ 400 सीट आने पर संविधान खत्म हो जाएंगे, तो पिछली बार कितने थे? 350 सीट थे। तो 350 सीट में का संविधान खत्म नहीं होगा और 50 सीट बढ़ने से ही संविधान खत्म होगा, ये क्या विषय है? और उससे पहले भी तो हमारे पास सीटें थी, 300 से ऊपर सीटें पहले भी थी और 350 सीटों के ऊपर तो दूसरी बार थी। तो इस बार केवल 50 सीटें और बढ़ने से संविधान खत्म हो जाएगा। कई नेता तो बयानों से कह रहे हैं ना कि भाई बहुत महत्वपूर्ण संविधान में चेंज करने हैं। कौन नेता कह रहे हैं? आपकी जो हमारे कौन नेता कह रहे हैं? बीजेपी की लीडर, बीजेपी की प्रत्याशी है नागौर से। अच्छा, एक बात, नहीं, एक सेकंड, एक पहले बताइए, इतनी बड़ी पार्टी है, हमारे पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं क्या? हमारे पार्टी के प्रधानमंत्री नेता कह रहे हैं क्या? हमारे पार्टी के पूर्व अध्यक्ष कह रहे हैं क्या? अरे कोई तरीका होता है? ऐसे तरीका मैं ढूंढूं कि इक्का दुक्का इधर से उधर से, तो कांग्रेस तो देश विभाजन के लिए जिम्मेवार है, फिर मैं 50 बात कर दूंगा। तो इसलिए इसके आधार पर पार्टियों की मूल्यांकन न किया सकता है, न किया जाना चाहिए। जिनके बारे में आप कह रहे एक वीडियो लेके घुमा रहे हो, तो वो क्या है पार्टी में?
और बाद में उनकी जिम्मेवारी क्या है? पार्टी हमेशा संसद पहुंचेंगे अगर जीतेंगे तो, नहीं नहीं, वो संसद भी पहुंचे, कानून बनाएंगे। नहीं भाई, संसद भी पहुंचेंगे तो कई बार ऐसी हो जाती है तो वो ऐसे बोलेंगे तो रहेंगे नहीं। वो पार्टी से बड़ा है क्या? और पार्टी की नीति हमने तय किया है, मैनिफेस्टो में है, प्रस्तावों में है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की भाषण में है, और प्रधानमंत्री जी के नेता के भाषण में है। वो सब गए, उसमें कुछ मतलब नहीं। ये कहीं से आया है और वो एमपी के चुनाव में भी लड़ रहे हो तो वो इधर उधर का कांट चाट करके एक लेके आते हो और कहते हो कि भाई पार्टी इसके ऊपर चलेगी। ये जनता मानने के लिए तैयार नहीं। जनता के सामने हम साफ रखा है कि, और हमारा भाई प्रधानमंत्री जी पहले चुन के आते हैं तो संविधान को सिर पर रख के आगे बढ़ते हैं, संसद के भवन में जाकर के साष्टांग दंडवत करते हैं और कहते हैं कि हमारे लिए भगवत गीता कौन सी है? तो संविधान है, ये कहा है। तो ये सारी बातें नहीं है, ये केवल विरोधियों की अपने रोटी सेकने के लिए प्रचार के हथकंडे हैं। इन चीजों में कोई दम नहीं है। ये एक नैरेटिव बिल्ड करने का, क्योंकि 400 का एक डर पैदा करना है कि 400 आएंगे तो कुछ होगा। इनके पास कुछ है ही नहीं बताने के लिए, ये तरीका है, ये नेगेटिव कैंपेन है, नेगेटिव नैरेटिव्स है। तो ये आपके खिलाफ उल्टा भी पड़ गया, जो 400 का आप लोगों ने नारा दिया, विपक्ष इसके खिलाफ ये एक नैरेटिव सेट हुआ कि ये संविधान बदलना चाहते हैं। क्या ये आपके खिलाफ ये उल्टा पड़ गया क्या ना? नहीं, ये तो आप कह रहे उल्टा पड़ गए। हमें तो ये फायदा हुआ कि हम तो लेकिन अब 400 पार का कोई नारा नहीं दे रहा है। जैसे किसने नहीं किया? आया? नहीं नहीं नहीं, आज भी अभी मैं कह रहा हूँ ले लो 400 पार, हमें इसमें कोई कमी नहीं है। 400 पार है तो 400 पार है, उसमें के बीच में कोई युद्ध चल रहा है और हम 400 पार वापस लिया, किसने बताया? ये भी दूसरा है, ऐसा कुछ नहीं है। हम मोदी जी के नेतृत्व में 400 पार का जो नारा दिया है वो नारा है, पार्टी उस पर चल रही है, और उसमें विरोधी तो ये काम करेंगे, भाई चुनाव है, लड़ रहे हैं तो लड़ रहे हैं, तो हम जो नारे देंगे तो उसका तबला बजाने के लिए विपक्ष है क्या? वो है ही नहीं। तो वही रणनीति करेंगे, और करेंगे तो हमें जनता में जाने का मौका है, जनता में ले जाने का मौका है, समझाने का मौका है। और इसलिए हमारे पास 2014 में तो एक समस्या थी कि हम पहले नहीं थे सत्ता में उस सेंस में, स्वतंत्र मेजॉरिटी। आज 2014 में और 19 में 2 बार स्वतंत्र मेजॉरिटी से जीतने के बाद हम जनता में हम सबको समझाने की स्थिति में हैं, चाहे शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों को, चाहे शेड्यूल्ड ट्राइब के लोगों को, चाहे वो ओबीसी के लोगों को, चाहे मुसलमान माइनॉरिटी के लोगों को, सब कुछ समझाने की स्थिति में आज हम सक्षम हैं। भाई डरने की कोई बात नहीं है, सबके साथ ये विश्वास में लेकर चलेंगे। ये हमारा 10 साल का उदाहरण है। आप साउथ से आते हैं, साउथ का क्या हाल है? साउथ में बीजेपी की विस्तार हो रहा है। कर्नाटक चला गया आपसे हाथ से। अच्छा, राजनीति में कोई चला नहीं जाता, ऐसा किसने कहा? तो हिमाचल में भी हम चले गए, केवल कर्नाटक थोड़ी चले गए। नहीं, साउथ में कहा जाता है कि बीजेपी के लिए एक द्वार था जिससे प्रवेश करेगा। तो ये द्वार जो एक बचा था स्टेट, वो भी चला गया। बचा कुचा नहीं होता राजनीति में। चुनाव में एक जगह जीते नहीं तो एक जगह हारे हैं, तो एक हारे तो एक जगह जीतेंगे। और भाई लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चुनाव में जाते हैं हम, चुनाव में जाते हैं तो जीतते भी हैं तो हारते भी हैं। तो हारते हैं तो खत्म हो गया, किला ढह गया और परमानेंट। तो ये कांग्रेस का 2 बार हार गया तो खत्म, तो पार्टी खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होता भाई। इस बार हम असेंबली में हारे हैं, प्रतिपक्ष कौन है? हम नहीं है तो कौन है? और जो प्रतिपक्ष में है वो अगली बार नहीं जीतेंगे, ये किसने कहा? तो चुनाव में पहले भी हम हारे थे, बाद में जीते थे, इसलिए जीत हार होती है। और हम आज राष्ट्रीय स्तर पर सबसे मजबूत पार्टी है। हम पहले उत्तर में कुछ राज्यों में थे, पूरे उत्तर में भी नहीं थे भाई। दिल्ली के बगल में हरियाणा में 2014 से पहले हम थे नहीं, तो 2014 के बाद हम हरियाणा में भी जीते। तो उत्तर में भी नहीं थे तो उत्तर में भी जीते हैं। अब दक्षिण में भी जीतते जा रहे हैं, और दक्षिण में भी इस बार और 2 कदम 4 कदम आगे बढ़ेगा, और उसमें हमारा झंडा फहराएंगे। तो उसमें कोई अविश्वास करने की जरूरत नहीं है। बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं तमिलनाडु में के अन्नामलाई, सोशल मीडिया पे खूब उनके
वीडियो वायरल हो रहे हैं, उनकी मेहनत भी उन्होंने किया है, बीजेपी के लिए बहुत अच्छा काम। और कहा जाता है कि उनके खोज के पीछे आपका हाथ है। कैसे चूज किया था उनको? नहीं, ऐसे क्या है, देखो मैं प्रभारी रहा, सबसे लंबे समय में प्रभारी तमिलनाडु के नाते रहा, तो ये कर्नाटक में आईपीएस ऑफिसर थे, तो इनको राजनीति में जाने की, हमारे संवाद में, बातचीत में, हमारे संपर्क में इनको राजनीति की जाने की रुचि है, ऑपरेट ऑफिसर रहे हैं, तो उनको हमने प्रवेश दिलाया और वो फुल टाइम पॉलिटिशियन हो गए। आज तमिलनाडु में प्रदेश अध्यक्ष के नाते वो एक रैली राउंड करने में चर्चा का विषय, आज भाजपा के विचार को, भाजपा के राजनीति को, भाजपा के गतिविधियों को तमिलनाडु में एक विस्तृत चर्चा के विषय बनाने में वो सफल हुए। अब बाकी रिजल्ट होता है, वो तो जनता तय करेगी। आप परिवारवाद के खिलाफ बीजेपी चुनाव लड़ती है, हमलावर है, लेकिन बीजेपी में भी बहुत परिवारवाद के देखने को मिलता है, चाहे राजनाथ सिंह के बेटे हों, येदियुरप्पा के बेटे, ऐसे तमाम ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जो उनके बेटे बेटियां चुनाव मैदान में हैं। तो दूसरों पे क्यों आरोप लगाते हैं? अच्छा, जो हमारे जो कार्यकर्ता नेता हैं उनके बेटे बेटियां हैं, दूसरे पार्टी में जाना है क्या? यानी क्या हमने कभी कहा है क्या? नहीं, बिल्कुल बीजेपी तो खुलेआम करती है ना कि परिवारवाद। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि हमारे जो नेता के बेटा बेटी है वो राजनीति में काम नहीं करना चाहिए, और उनको कहीं समाज सेवा करना है, कोई और काम करना है, नहीं तो कोई नौकरी करना है, नहीं तो कोई और करना ही है, तो कोई दूसरे पार्टी में जाना है, ऐसा हमने कभी कहा है क्या? हमने तो इसे नहीं कहा भाई। हमने परिवारवाद के लिए भी जब बात कहते हैं तो ये कहते हैं कि यार वो जन्म लेते ही वो अगला भविष्य का अध्यक्ष है, ऐसा नजरियों से मत चलाओ, ऐसा हम कहते हैं। अभी केसीआर की पार्टी है, उसका अगला अध्यक्ष कौन है? तो केटीआर है। अब कांग्रेस की पार्टी है, तो अगला नेता कौन है? सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी, राहुल के बाद और गोई गांधी। ये जो तरीका, इसका हमने खिलाफ किया है, इसका हमने विरोध किया। हमने कभी ये नहीं कहा है कि भाई तो कोई राजनीति में आना ही नहीं चाहिए और काम नहीं करना है, और आपको काम करने का बिल्कुल अधिकार नहीं है, अब बिल्कुल वर्जित है। ये तो हमने कभी नहीं कहा, ना पहले था, ना अभी है, ना भविष्य में रहेगा। लेकिन मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री, पार्टी अध्यक्ष का बेटा पार्टी अध्यक्ष, ये जो बिल्कुल बपौती के नाते मानते हैं, ये आप देखते हो। मैं जो कह रहा हूं, मैं बात को आप समझ रहे हो। अखिलेश यादव जी मुलायम सिंह यादव जी की बेटा, लालू यादव जी तेजस्वी यादव बेटा है, और क्या है बताइए? इस परिवारवाद का, इस बात को दुनिया समझ रही है, कांग्रेस के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है हम क्या कह रहे हैं। और इस प्रकार की प्रेफरेंस हमारे पार्टी में अभी कोई किसी को गारंटी के तौर पर ना कोई सोचता है, ना देते हैं हम। हमारे परिवारवाद का ये महत्वपूर्ण, ये बात को समझना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है जिसका विरोध हम कर रहे हैं। 2009 में आप बीजेपी में ज्वाइन किए, आज लगभग 15 साल के आसपास हो रहे हैं। 2014 से पहले की बीजेपी और 2014 के बाद की बीजेपी में क्या डिफरेंस देखते हैं? डिफरेंस तो विचारधारा में कोई डिफरेंस नहीं है, विचारधारा तो वही है। और मैं बीजेपी में नहीं भी गया तब भी वही विचारधारा है, मैं गया तो भी विचारधारा है, आज भी वही विचारधारा है। विचारधारा में मैं कोई बहुत अंतर नहीं पाता हूं। अभी थोड़ा गतिशीलता बढ़ी है, जुझारूपन बढ़ा है, और पार्टी के नाते महत्वाकांक्षा बढ़ी है, आत्मविश्वास बढ़ा है, और पार्टी नई ऊंचाइयों को जा रही है। तो ये परिवर्तन दिख रहा है। अलग अलग राज्यों में सरकारें बन रही है और एमपीस की संख्या बढ़ रही है, राज्यसभा में भी एमपी की संख्या बढ़ रही है, लोकसभा में भी एमपी की संख्या बढ़ रही है। एक दबे आवाज ही आ रही है, चाहे बीजेपी के भी लोग सामने नहीं कहते हैं, लेकिन बैक पीछे कहते हैं कि अब बीजेपी दो लोगों की पार्टी बन के रह गई, एक नरेंद्र मोदी और एक अमित शाह। उसके बाद जो भी हैं बस हैं पद पर बने हुए हैं, क्योंकि आप 9 से लेके 2020 तक कहा जाता है कि आप
मोदी गवर्नमेंट जब उसमें थी, मोदी की बीजेपी का जब 2014 से शुरू हुआ तो सबसे ताकतवर संगठन महासचिव थे आप। कैसे देखते हैं इसको? जब यार ये देखो एक बात बताओ, जो पीछे पीछे कहते हैं और वो केवल आपको कहते हैं और उन्हीं बातों को आप मेरे से पूछ के कह रहे हो, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जो आपको कह रहे हैं उनसे बात करो, कि जो पीछे पीछे जो बात कह रहे हैं आपके साथ किया है उनसे कहो कि सामने आके कहे। आप मेरे से पूछ रहे हो कि जो बात मैं कहे कि भाई केवल 2 लोगों की पार्टी है, तो मुख्यमंत्री तो बहुत लोग हो रहे हैं, मुख्यमंत्री तो बहुत लोग हो रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स तो बहुत लोग हो रहे हैं। 2 लोग ही चला रहे हैं और कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है ऐसा तो नहीं है, 2 लोग ही चला रहे हैं चीफ मिनिस्टर नहीं है ऐसा तो है ही नहीं। इसलिए ये जो पीछे कहे हुए बातों का कोई राजनीति में अर्थ नहीं है। आप एमपी के प्रभारी हैं, हाँ, शिवराज सिंह चौहान को क्यों हटाया गया? इसमें कौन सा बड़ा विषय है? शिवराज सिंह चौहान सबसे देश के लंबे समय के मुख्यमंत्री हो गए भाजपा की ओर से, तो और वो सफल आदमी है, बिल्कुल सफल है। अभी भी वो सफलता के, और किसी को कब आप क्यों हट नहीं रहे हैं? धोनी, गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, ये सब लोग जो सक्सेसफुल हमारे देश के आइकन्स बने हैं, उन्होंने एक बात कहा कि भाई हटने पर चिंता कर रहे हैं, अरे हटना नहीं चाहिए, उसी समय हटना अच्छा चाहिए, यानी एंड अच्छा होना चाहिए। तो इसलिए चीफ मिनिस्टर के नाते एंड अच्छा है, नहीं तो और 25 अभी 20 साल तो हो गया था, और 5 साल का मतलब होता है कि 25 साल। हमारे पार्टी में नेता कम है ऐसा है ही नहीं, नेता अनेक है, तो इसलिए चलो मौका। और शिवराज जी को कौन सा वहां पर ये वही एक ही है, शिवराज जी कल के दिन गेट एंड क्लोज हो गया और भविष्य नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। शिवराज जी के लिए भी भविष्य उज्जवल अच्छा है, बहुत अच्छा रहेगा, मुझे पूरा विश्वास है कि पार्टी में उनको कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन वही सवाल फिर से है कि जैसा आपने कहा कि इतने दिन रहे, एंड अच्छा है, ये साथ तो आपके केंद्रीय नेतृत्व में भी आता है। प्रधानमंत्री मोदी 10 साल प्रधानमंत्री रह गए, क्या इनके भी हो सकता है उनका भी एंड मैं मोदी जी जब इतने सारे सोच रहे हैं तो वो नहीं सोचेंगे ऐसा मुझे लगता नहीं, वो भी सोचेंगे, किसी के लिए भी है। इसलिए कोई बहुत ज्यादा समय से पहले चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, हमारे पार्टी में देखो, ये पार्टी आज नहीं बनी है, 1951-52 से है, और यहाँ सक्सेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं रहा है, नेता बहुत आए हैं और बहुत चले गए हैं। इसलिए हमारा कोई भी नेता कितना भी पावरफुल हो, कोई एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम आ गया ऐसा कुछ नहीं है, सब समझदार है। मोदी जी भी बहुत देखो पके हुए आदमी है और संगठन के प्रति समर्पित व्यक्ति है, विचारधारा के लिए जिए हुए व्यक्ति है। इसलिए सारे समस्याओं का परिपक्व समाधान निकालने में ये पार्टी उनके नेतृत्व में सक्षम है। कोई समस्या मुझे नहीं लगता है किसी भी प्रकार का, और किसी के लिए असुरक्षित रहने का, जो पार्टी के लिए समर्पित है, जो क्षमतावान है, जो सफल व्यक्ति है, उसके लिए पार्टी में असुरक्षा है, मुझे ऐसा लगता नहीं है। हाँ, कई बार प्रश्न उठते हैं, ऐसा नहीं सोचें कि भाई मानवीय है, मानव लोगों का संगठन है तो प्रश्न ही नहीं उठते हैं, ऐसा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन प्रश्नों के लिए समाधान असुरक्षित महसूस करके ही ऐसा क्या होगा, मुझे नहीं लगता, ठीक ही रहेगा सब। माना जाए कि हो सकता है कि नेतृत्व चेंज हो जाए बीजेपी में आने वाले दिनों में। यार देखो एक बात बताऊं, आप हाइपोथेटिकल और जिसको कहते हैं कि केवल प्रश्न, ये अच्छे मुहूर्त नहीं माना जाता है। अच्छे, हम जा रहे हैं लोगों के सामने, हम मोदी जी के नेतृत्व में 5 साल सरकार देंगे कह रहे हैं और 400 पार कह रहे हैं। ऐसे समय में ऐसे बातें करना, ये ना पार्टी के लिए अच्छा है, ना चुनाव के लिए अच्छा है, ना जनता के लिए अच्छा है, ना भारत के लिए अच्छा है। अच्छे समय में अच्छे सोचना चाहिए। 3 राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ आपने लगभग 4 राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ काम किया, राजनाथ सिंह के समय आए, अमित शाह और आपकी जेपी नड्डा के साथ कुछ काम। इन चारों में से अगर कहा जाए कि सबसे बेहतरीन सफर किसके साथ गुजरा, हालांकि लंबा समय आपके अमित शाह के साथ गुजरा, ऐसा एक बात बताओ
कि ईस्टमन कलर फिल्म है, समझे, ईस्टमन कलर फिल्म बोलते हैं जो सिनेमा आती है ना, तो ये ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म नहीं है, मल्टी कलर फिल्म है। तो कौन सा कलर अच्छा है ऐसा नहीं होता है, कौन सी सीजन में वो कलर अच्छा होता है। समर में जो कलर अच्छा है वो विंटर में नहीं होता है, जो विंटर में कलर अच्छा है वो किसी और सीजन में नहीं होता है। इसलिए सबकी अपनी विशेषता है। काम करते हुए मौज करो और मस्ती करो, आनंद लो, और सबसे सब अच्छा है जिसमें कोई परेशानी वाला। मैं टीम में हूं इसका मतलब क्या है? तो हमारे ऊपर विश्वास है, तो इसलिए सब मिलकर काम किया है। सबका देखो, एक व्यक्ति का दूसरे के साथ मेल नहीं खाता है, सब एक जैसे होते नहीं है। अगर एक जैसे होते हैं तो फिर व्यक्ति नहीं होते हैं। मैं भी उनके जैसा हूं क्या? सबका अलग अलग होता है। 2014 में जब राजनाथ सिंह होम मिनिस्टर बने तो एक नाम आया सबसे ऊपर राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, पी मुरलीधरन राव। फिर अमित शाह बन गया। क्या हुआ? एक बात सुनो, ये नाम आता है, नाम जाता है, ये तो क्यों आता है वो जो लिखने वालों को मालूम है, ठीक है ना। उन चीजों को याद करके कोई उससे लाभ नहीं है। जिनको बनाना है वो सब लोगों ने सोचा है तो उसको उन्होंने बनाया है, और उनको बनाया तो सही बनाया करके बाद में रिजल्ट सिद्ध किया। भाई जिनको बनाया राष्ट्रीय अध्यक्ष, और पार्टी जिस प्रकार से आगे बढ़ी है तो वो अच्छा निर्णय है करके मोहर लग गया। आज हम रिकॉर्ड देख के देखेंगे तो अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते सफलतम अध्यक्ष रहे। तो इसलिए उनका इसका मतलब है जिन्होंने निर्णय किया सही निर्णय है, ऐसा हो गया। और इसलिए आर्काइव्स में जाकर के खोदने से कुछ नहीं होता है। पार्टी में जो लोग, पार्टी अध्यक्ष के बारे में जो लोग बैठते हैं, जो सोचते हैं, उन्होंने क्या सोचा है मैं जानता भी नहीं। लेकिन और वो नाम आने से, चर्चा में नाम आने से कोई विषय ऐसा होता नहीं। मेरा जो कहना है कि अमित शाह जी के पास अनुभव था, और प्रधानमंत्री जी के साथ उनका लंबे अनुभव भी है, और उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट का वो प्रभारी रह करके अच्छे रिजल्ट्स दिया है। तो आने वाले दिनों की चुनौती को देखते हुए वो सारे चीजों को उन्होंने किया होगा। लेकिन कुल मिलाकर के अमित शाह और आज नड्डा जी और ये सब लोग पार्टी के अलग अलग प्रकार से गुण संपन्न लोग हैं, क्षमता संपन्न लोग हैं। ये एक दूसरे के साथ मेल नहीं खाते, अलग अलग है, और सबने अपने पार्टी के लिए काम किया, और मैं भी सबके साथ काम किया और मुझे भी वो आनंद मिला। और अच्छा है, भाग्य में लिखा है कि हम जहां भी रहे हैं तो पार्टी की प्रगति हुई, वो अनुभव अच्छा है। एमपी के प्रभारी रहे, विधानसभा का चुनाव आया, अचानक सुनने में ये आता है कि अमित शाह आते हैं, पूरी बागडोर अपने हाथ में लेते हैं, बनाते हैं, और उसके बाद से आप प्रदेश से गायब हो जाते हैं। एक बात ध्यान रखें, अमित शाह मेरे से बड़े हैं या नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे और देश के गृह मंत्री हैं, और उनके आने से मैं अगर थोड़ा पीछे चलता हूं तो उसमें कौन सा न्यूज़ है, इसमें क्या विषय है? अगर नहीं प्रभारी नहीं, वो सुपर प्रभारी है। जब वो आए हैं तो वो प्रभारी की प्रभारी है। तो जब प्रभारी की प्रभारी आने के बाद प्रभारी पीछे प्रदेश में चले जाते हैं तो उसमें कोई न्यूज़ नहीं है, उसमें कोई विशेष नहीं है, कोई उसमें अपवाद नहीं है। और अमित शाह जी आए उसके कारण से मैं थोड़ा कम हो गया हूं, तो उसमें कौन सा बड़ा विषय है? वो स्वाभाविक है, क्योंकि अनुभव की दृष्टि से, ताकत के, अधिकार के दृष्टि से पार्टी ने स्पेशली उनको डिप्यूट किया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको तय किया, तो वो आए हैं तो वो सुपर कमांडर है, और स्वाभाविक है, इसमें कोई किंतु परंतु और कुछ कहना कुछ नहीं कहना ऐसा है ही नहीं, स्वाभाविक है। और दूसरा साथ साथ ये भी मैं समझाना चाहता हूं, उस समय साथ साथ तेलंगाना के राज्य के चुनाव भी हो रहे थे, और तेलंगाना के राज्य में, तेलंगाना के रहने वाला हूं,
और मेरे को तेलंगाना में समय ज्यादा देना मेरे हित में है, तो ऐसे में मैं समय वहां भी ज्यादा दे रहा था। तो इसलिए इन बातों को आपके जो नजर में आया है तो मैं गलत है नहीं कहूंगा, आप जो कह रहे हैं वो सही भी है, लेकिन वो सही भी है तो उसका तर्क है। क्या ये मुरलीधर राव राम माधव जैसा फिर आरएसएस में लौटेंगे? क्योंकि अब सुनने में ये आ रहा है कि बीजेपी में उतना भाव राम माधव को नहीं मिल रहा जितना पहले था। अभी है ही नहीं, तो अभी तो बीजेपी में नहीं है वो। तो क्या लौटेंगे, ये सवाल पूछा जा रहा है। पहले तो मैं छोड़ा ही नहीं तो लौटना कहां से? आरएसएस हमने कब छोड़ा तो लौटने के लिए? आरएसएस में है हम, भाजपा में रहते हैं तो आरएसएस में नहीं रहना है, ये किसने कहा? ये तो जनता पार्टी में समस्या थी कि जनता पार्टी में रहना है तो आपको आरएसएस छोड़ना है, आरएसएस में रहोगे तो जनता पार्टी में नहीं रहोगे। ऐसा तो भाजपा में है ही नहीं। तो भाजपा में आप आरएसएस में रह सकते हो और भाजपा में भी रह सकते हो, इसलिए कोई मैं तो छोड़ा ही नहीं तो लौटने वाला विषय नहीं। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि कहाँ कब तय होता है कि नहीं इनको अब आरएसएस से ले जाके बीजेपी में संगठन के काम डालना है, या आरएसएस से उठा के इनको सरकार में बीजेपी की गवर्नमेंट में डालना है? कैसे तय होता है? बहुत लोग क्यूरियोसिटी है कि कैसे लोग आरएसएस से आते हैं सीधे मुख्यमंत्री बन जाते हैं, बैकग्राउंड से आते हैं। कहाँ बने आते हैं आपका भजन लाल शर्मा आरएसएस बैकग्राउंड से अरे आते हैं, विष्णु देवसाय आरएसएस से आते हैं, मोहन यादव आरएसएस से आते हैं, एमपी में जो अभी बने। नहीं, एक सेकंड, तो बड़ा आरएसएस लोगों की नहीं, आरएसएस में आते ही मुख्यमंत्री कब बना? वो कोई नहीं बना। अब मैं कल कुछ बन भी जाता हूँ तो मैं आरएसएस से आते ही बन गया ऐसा आप कहोगे तो ये अन्याय नहीं है कि मेरे साथ? मैं 15 साल से काम कर रहा हूँ, रगड़ा ही खा रहा हूँ, घूम रहा हूँ, चप्पा चप्पा मैं नाप रहा हूँ, और उसके बाद में कुछ बनता हूँ तो आप कैसे कहोगे ये आरएसएस में आने के कारण से बन गया? भाई भजनलाल शर्मा भाजपा में पहले से है, महामंत्री है, महामंत्री बनने से पहले भी छोटे काम में भी रहे। मैं भी प्रभारी के नाते मैं गया तो मेरे साथ काम किया उन्होंने। और पहले के विधायक हैं, पहली बार के विधायक, मुख्यमंत्री हो गए। हाँ अच्छा, मैं नहीं, पहली बार सांसद हैं तो प्रधानमंत्री नहीं बने हैं क्या नरेंद्र मोदी जी? नहीं, उनका एक बैकग्राउंडर रहा है ना, एक प्रशासनिक अनुभव रहा है। हाँ, तो बैकग्राउंडर तो इनका भी रहा है कि पार्टी के बहुत लंबे समय के कार्यकर्ता है। ये कोई अचानक नौकरी छोड़ करके आया और आते ही मुख्यमंत्री बना, ऐसा तो नहीं हुआ। तो कैसे तय होता है? नहीं, तय कैसे होता है? जैसे संगठन में आपने मुख्यमंत्री बनाने का आप नहीं, एक सेकंड, मुख्यमंत्री जो बनाने का जो तय होता है वो आरएसएस में तय नहीं होता, वो बीजेपी में ही तय होता है। और आज आप लोग भी मान रहे हैं कि आरएसएस में तय नहीं होता है, बीजेपी में तय होता है। मोदी जी का रहने के बाद आप कहते हो कि भाई मोदी जी तय कर रहे हो, फिर उसके बाद आरएसएस कहां से आ गया? इसलिए कोई आरएसएस में तय नहीं होता। इसकी जरूरत नहीं है बीजेपी को। किसने कहा आरएसएस की जरूरत नहीं है? ये कोई प्रश्न ही अलग है कि आरएसएस की जरूरत नहीं है क्या होता है? ये प्रश्न नड्डा ने एक बयान दिया कि अब हम सक्षम हैं। नहीं, जेपी नड्डा जी ने जो बयान दिया है तो मैं जो समझा हूं कि पार्टी सक्षम है और पुराने जैसी स्थिति में आज नहीं है, हमारे क्षमता बढ़ रही है, ये कहा है, लेकिन आरएसएस की जरूरत नहीं है, ये उसका कहां से आ गया? और आरएसएस भाजपा में नहीं है तो पहली बात तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आरएसएस भाजपा में नहीं है क्या? भाजपा में आरएसएस है या नहीं है? तो मैं आरएसएस का हूं, मैं भाजपा में हूं, तो आरएसएस की जरूरत नहीं है, इससे क्या अर्थ है? मेरी जरूरत नहीं है क्या? बिल्कुल मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए ये कोई प्रश्न को एक पृष्ठभूमि अलग है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, उसमें कोई भी नहीं। आरएसएस और भाजपा ये एक दूध और शक्कर के जैसे हैं, इसको अलग अलग करके देखना असंभव है, अलग अलग करके देखना असंभव है। आरएसएस विहीन बीजेपी, ये कल्पना कर नहीं सकते आप। कैसे कल्पना करोगे? लाखों कार्यकर्ता आज भी आरएसएस में शाखा में जाते हैं और भाजपा के काम करते हैं, उसको क्या कहोगे? वो आरएसएस के नहीं है, फिर इनकी जरूरत नहीं है क्या? तो इसलिए विषय बिल्कुल अलग है। भाजपा और आरएसएस ये अलग नहीं किए जाने वाले। क्या आरएसएस की तरफ से सरकार को कुछ सलाह दी जाती है कि भाई योजनाओं को ऐसे चेंज करो या इस प्रकार की योजनाओं लेके आओ, ऐसा कुछ? अच्छा, पहले भारत में लोकतंत्र है या नहीं है?
पत्रकारों से कई बार संवाद करते हैं या नहीं करते हैं? हाँ, करते हैं। और सरकार की नीतियों के बारे में आप लिखते हो नहीं लिखते हो? और लिखी हुई चीज मैं पढ़ता हूँ या नहीं पढ़ता हूँ? जब पढ़ता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है तो लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? हाँ, अगर आपसे ले रहा हूँ तो आरएसएस से लेने में क्या परहेज है? तो वही आरएसएस सुझाव देता है। नहीं, सुझाव आप दे रहे हो, वो दे रहे, ये दे रहे, तो आरएसएस भारत में है या पाकिस्तान में है? नहीं, बिल्कुल बात है, वही हम पूछ रहे तो हैं। आरएसएस क्या को वही अधिकार है जो आपको है, सबको है, सुझाव देने का। तो आरएसएस भी देश की बहुत महत्वपूर्ण संगठन है। वो इस देश के बारे में, आर्थिक विकास के बारे में, सामाजिक एकता के बारे में और अलग अलग आयामों के बारे में उसमें व्यक्तिगत या सामूहिक सुझाव दे सकते हैं, देते हैं। और वो देते हैं तो हम लेते हैं, और न लेने पर कोई झगड़ा होता है ऐसा कुछ नहीं है, लेते भी हैं। तो इसलिए अच्छे सुझाव कहीं से भी आते हैं, तो जब ले रहे हैं, अगर नहीं लेंगे तो हम जहां हैं वहां नहीं रहेंगे। हम सुझाव लेना बंद कर दे तो फिर हम जहां हैं, शासन में हैं और शासन करना चाहते हैं और देश को शासन के माध्यम से सेवाएं देना चाहते हैं, और कहीं दरवाजा बंद कर देंगे, खिड़कियां बंद कर देंगे और देश चला लेंगे, ये कभी संभव नहीं है। 140 करोड़ के देश को चलाना हो तो सारे खिड़कियां खोल के रखो, सारे दरवाजे खोल के रखो और सबसे लेते रहो। उसमें आरएसएस भी है। ये खबर आई कि बीजेपी जब 2014 से प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में है, तो ये खबर आई कि जितने पुराने लीडर्स हैं उनको साइडलाइन किया जा रहा है, चाहे वो वसुंधरा राजे हो राजस्थान से हो, शिवराज सिंह चौहान यूपी से, रमन सिंह आपके छत्तीसगढ़ से हो। ऐसा है, कई बार समय बदलते बदलते दायित्व में बदलाव होता है, स्वाभाविक है। मुख्यमंत्री थे तो अब मुख्यमंत्री नहीं है, अध्यक्ष थे तो अभी अध्यक्ष नहीं है, किंतु पार्टी में उनकी भविष्य में सहभागिता नहीं रहेगी, मैं नहीं मान रहा हूं। ये जो प्रचार हो रहा है इसको देखकर मुझे विश्वास नहीं हो रहा, इसलिए मार्जिनलाइज हो जाएंगे। ये हमारे विरोधियों की नैरेटिव है, हमें कंफ्यूज करने का, हमें डिस्ट्रैक्ट करने का, ये एक तरीका है। शिवराज सिंह चौहान को आपने टिकट दिया है ना? दे दिया आपको। विधानसभा स्पीकर बना दिया रमन सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर को भी स्पीकर बना दिया। वसुंधरा राजे का क्या रोल किया? भाई एक बात बताइए, कल तक जो हुआ है और उसी में परमानेंट रहेंगे, उनके बारे में आपके पास कोई गारंटी है क्या? भाई ये बदलते रहने वाले दायित्व है, और वसुंधरा जी के पास भी कल कुछ नहीं रहेगा, ये किसने कहा? ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी ऐसे चलेगी नहीं, और ये पार्टी हम चलाते हुए आए हैं, और ये पार्टी और अनंत काल तक चलेगा, ये हमारा विश्वास है। 2047 में विश्व गुरु बनाने की जो कल्पना लेके चल रहे हैं, तो ये पार्टी नहीं चलेगा और पार्टी तो एक व्यक्ति ही चलाते जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ना कोई गलतफहमी किसी को है ना हमें है। इसलिए हमारे विरोधी जो नैरेटिव बना रहे हैं उसमें बाहर के लोग कुछ भी सोचे, बीजेपी को जो जानने वाले हैं, मानने वाले हैं, इसको विश्वास नहीं करेंगे। अच्छा, जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जब ये लीडर चुने गए बीजेपी के प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा कि उनको 50 दिन का टाइम चाहिए, 50 दिन में हम आपको ब्लैक मनी वापस लेके आ जाएंगे, 15 लाख खातों में दे देंगे। उसके बाद जब हुआ तो धीरे धीरे कहे कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, जिसमें बनारस को उन्होंने कहा कि हम क्यूटो बना देंगे। फिर बाद में उन्होंने कहा कि हर घर जल योजना 2022 तक पहुंच जाएगी, सबके घर इतने 4 करोड़ 5 करोड़ घर हम बना देंगे। इन सारी योजनाओं को जब आप लोग समीक्षा करते हैं, जब ये पूरा नहीं देखते हैं, ऐसा? अच्छा, एक बात ध्यान रखो, ये जो बात कह रहे हैं सही प्रश्न है, इन प्रश्नों का उत्तर हमें देना ही होगा, हमें देना ही चाहिए। और जब इन प्रश्नों को उत्तर देना है तो हमें इस प्रश्नों को हमें आधार पर, कसौटी पर हमें अपने आप को कस कर देखना ही होगा। पहले बताओ, जिसको प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं और हम भी बताते हैं, स्पीड एंड स्केल। जिस स्पीड से आज राष्ट्रीय राजमार्गों की जो निर्माण होती है, आप देखेंगे
तो पहले 12 किलोमीटर पर डे, 15 किलोमीटर पर डे, वहां से अभी 35 किलोमीटर पर डे तक आया। ये जो स्पीड है, ये जो स्केल है, ये पहले था क्या? तो नहीं था। तो ये देखने वाला विषय है। इसका श्रेय किसको देते हैं? नहीं, ये श्रेय तो हमारे पार्टी को देते हैं और पार्टी के नेताओं को देते हैं, मिनिस्ट्री को, नितिन जी को। हाँ, तो भाई आशा मुझे बताओ कि अब नितिन गडकरी को श्रेय नहीं देना है, ये हमने तो तय किया, आपको क्यों लग रहा है? नितिन गडकरी को वो काम दिया है। आजकल देखना एक ट्रेंड बन गया है, ये ट्रेंड बना रहे हैं, विरोधी बना रहे हैं। हाँ, कोई ट्रेंड नहीं है। अब मुझे बताओ, भाई हमने प्रधानमंत्री आवास योजना बनाया, तो स्पीड और स्केल देखो कितने घर बने हैं। शौचालय बनाना है, स्पीड और स्केल देखो कितने बने हैं। तो ये जब देखते हो तो प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार में योजनाएं हैं, योजनाओं का जो सैचुरेशन पॉइंट हम जब देखते हैं डिलीवरी, वो डिलीवरी में गत 50 वर्षों की डिलीवरी की स्पीड और स्केल, ये इसकी मुकाबला जब करते हैं तो हम बहुत आगे हैं और इसको कोई विरोध कर नहीं सकता। ये स्पष्ट दिख रहा है, ये टेंजिबल है। इसीलिए सरकार की जो परफॉर्मेंस है, जो प्रदर्शन है, उसके बारे में लोग भी इसलिए संतुष्ट हैं। अब देखिए 2019 में हमें जो वोट मिला है, वो हमारे वोटर तो वोट दिया, पहले भी दिया, बाद में भी दिया, लेकिन जो नए वोट हमें जुड़ गए वो किसका वोट था? तो इस परफॉर्मेंस के आधार पर जो लाभार्थी हैं, मोदी जी की सरकार के कारण लाभार्थी हैं, उन्होंने सर्टिफिकेट मोहर लगाया कि भाई हमारा वोट आपके लिए है। वो बड़ी संख्या में वोट हमें मिला और इस समय हम 400 सीट जीत रहे हैं। जीतने के लिए जो बात कह रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो किसके लिए कह रहे हैं? ये जो लाभार्थी है, जो हमारा नया वोटर है, हमारे अलग अलग कामों के कारण जो लाभार्थी हुए हैं, जो सेटिस्फाइड है, वे लोगों की वोट के कारण से ही हमारे नंबर बढ़ रही है। अदरवाइज हम कहां से बढ़ते? केवल राम जन्मभूमि मुद्दे के आधार पर वोट मिलता, ऐसा कभी नहीं होता। तो इसीलिए गत 10 वर्षों में अलग अलग स्कीम्स जो रहे, कल्याणकारी की जो स्कीम्स हैं या विकास के संबंध में, उसके रहते हुए इस देश में नए तबकों का, नए वर्गों का वोट बहुत बड़ी मात्रा में बीजेपी के साथ मिला है। करोड़ों वोट नए जुड़ गए। मानते हैं कि राम मंदिर सिर्फ इकलौता एक मुद्दा नहीं है जो बीजेपी को वोट दिलवा सके। देखो, राम मंदिर चुनाव में मुद्दा हमने कभी माना नहीं। वोट मोदी हर सभाओं में घूम घूम के कह रहे हैं कि अगर राम मंदिर, अगर बीजेपी चली जाएगी तो यहाँ बाबरी ताला लग जाएगा, हमने ऐसे कर अच्छा, दिया, ये वैसे बताइए, कर दिया। प्रधानमंत्री पहले दिन कहा था क्या? पहले दिन कहा था क्या? नहीं, पहले दिन नहीं कहा था ना, तो फिर बाद में क्यों कहा? वही तो सवाल है। तो ये जो श्याम पित्रोदा है, वो है, ये दुनिया भर के बड़े नेता है जो भाषण दिए जा रहे हैं, जिसके रहते हुए रिस्पांस देना पड़ रहा है। हम पहले मुद्दा होता, चुनाव में मुद्दा बनते, तो हम मैनिफेस्टो में छापते कि भाई राम जन्मभूमि मंदिर बना है इसलिए आपको वोट देना है, इसी मुद्दे के आधार पर वोट देना है। हमने कभी नहीं कहा। वो वैचारिक मुद्दा है और वैचारिक मुद्दा के नाते हमारा प्रतिबद्धता है, हमने किया और हम ईमानदारी से किया। इसीलिए हम जनता को बताया कि ईमानदारी से काम किया है। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखिए कि हमारे सरकार सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, विकास की दृष्टि से, गरीब कल्याण की दृष्टि से जितने काम किए हैं, उन सारे कामों के बारे में जनता में ले जाना, चर्चा करना, उसके आधार पर नए 2019 में भी हमने जो बड़े मात्रा में वोट नया ऐड किया है, वो जोड़ा है, तो वो यही वोट है। शिवराज सिंह चौहान से बात होती है? क्यों नहीं, बहुत हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता है। अपनी सक्रियता कितनी है एमपी में, जो प्रभारी भी है आप, एमपी में कितनी सक्रियता है किसकी? आपकी? मेरी? मैं तो असेंबली चुनाव के बाद मैं अधिक समय तो तेलंगाना में ही रहा हूँ और अभी नॉर्मली संगठन में चुनाव प्रभारी घोषित होते हैं तो चुनाव प्रभारी उनका प्रथम होता है। अभी पार्लियामेंट चुनाव के लिए प्रभारी भी बने हुए हैं, वो लोग काम कर रहे हैं। संगठन का प्रभारी सहयोग की होती है, चुनाव प्रभारी आने तक जितना संगठन की प्रभारी की होती है उनकी उतनी नहीं होती। अब थोड़ा बहुत आपके पर्सनल जीवन पे हम आते हैं। शुरुआत से आप आरएसएस से जुड़े, उसके छात्र संगठन विंग यूपी से जुड़े, उस्मानिया यूनिवर्सिटी में आप आए, वहाँ पढ़ाई की, महासचिव के इलेक्शन में आपने चुनाव जीता, 1984 की बात है।
उसके बाद सुनने में आया कि आपको गोली भी लगी, क्या था वो? देखिए, ये जो जितने नक्सलवाद की मूवमेंट अब पूरे देश भर में देखते हैं, 1980s इमरजेंसी के बाद जो नया दौर शुरू हुआ, उसका जो केंद्र बिंदु है वो आंध्रा तेलंगाना मिलकर जो आंध्र प्रदेश हुआ करता था उसका था। माओइस्ट जिसको कहते हैं, पीपुल्स वार जिसको कहते हैं, उसके नेतृत्व में काम आगे बढ़ा और आर्मड रेवोल्यूशन की बहुत गतिविधि चलती रही और लिबरेशन जोन्स बनाना और आर्मी बनाना वहां तक और जंगलों में ट्रेनिंग देना वो बड़ी। और उनका जो टारगेट है भारत सरकार और उनका टारगेट है पुलिस और आर्मी और उनका टारगेट है न्याय व्यवस्था पैरेलल चालू करना। हम सत्ता के प्रतिस्पर्धा में थे भी नहीं उस समय, लेकिन देश के संविधान और देश की व्यवस्था और देश की जिसको राष्ट्रवाद, इसकी गरिमा को हम स्वीकारते हैं, इसलिए स्वाभाविक हमें वो विरोधी मानते थे। कैंपसेस में हमारा प्रभाव वर्सेस उनका प्रभाव, उनका झगड़ा होता था, इसीलिए वो टारगेट करते थे तो सरकार को तो बाहर करते थे, तो कैंपस में हमें सर टारगेट करते थे क्योंकि हम विरोधी हैं। तो इसीलिए मैं वरंगल में जब पढ़ता था, बाद में हैदराबाद में पढ़ता था, तो उसमें मैं टारगेट हो गया और हमारी सफलता के कारण उनको लगा है कि भाई मेरे को फिजिकली एलिमिनेट करना चाहिए, तो मेरे को टारगेट किया, कई बार हमले किए। तो एक बार मेरे को गोली लगी थी छाती में, चेस्ट में। उसके बाद गुमनामी में चले आए राजस्थान। हाँ, मैं वहाँ की सरकार, वहाँ की पुलिस, सब लोग मिलकर के तय किया है कि मेरा वहाँ रहने से, मैं स्टूडेंट हूँ तो स्टूडेंट लीडर हूँ, तो एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन रहेगा और तनाव रहेगा, दबाव रहेगा, तो इसलिए सरकार, पुलिस और हमारे संगठन के लोग मिलकर तय किए तो मेरा स्थान बदलना ज्यादा अच्छा है, तो उसमें मैं राजस्थान गया। उसके बाद फिर आप जम्मू आए। फिर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की दौर चालू हुआ 90 के दशक में। 90 में, तो मेरे को 90, 91, 91, 92, 93 ये तीनों वर्ष जो पीक समय था, तो उस समय आतंकवाद, उग्रवाद, ऐसे लोगों के समक्ष काम करने की जो मेरा अनुभव को देखते हुए या अदरवाइज क्या कारण जो भी हो, उसमें फिर जम्मू कश्मीर में मेरे को काम दिया, तो मैं वहां गया। फिर मैं उसके बाद उस समय ग्लोबलाइजेशन का दौर चालू हुआ और 91 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया, तो उस समय हमारे किसान, हमारे छोटे उद्योग, हमारे काम धंधे सब तनाव में आ गए, दबाव में आ गए। तो उसके आंदोलन करने के लिए आरएसएस की ओर से एक स्वदेशी जागरण मंच चालू हुआ, तो उसका मुझे अखिल भारतीय जिम्मेवारी देकर फिर दिल्ली केंद्र बना करके मैं 93 से 2008 तक तो मैंने काम किया, 15 वर्ष। परिवार से आके और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का संगठन महासचिव पद तक, अभी आप एमपी के प्रभारी हैं, जब इसको आप उस दौर से इस दौर से तुलना करते हैं तो कैसे चेंज पाते हैं? नहीं, देखिए, ये संगठन की एक प्रक्रिया में गुजरते गुजरते हम आए हैं। संगठन अलग होने के बाद भी विचार एक ही है, जो सैद्धांतिक आधार एक ही है, और इसलिए और हम इसमें क्या है, अवसर मिला और अवसर ऐसे मिलना ये आंतरिक ताकत को दर्शाती है कि आरएसएस समाज के ऐसे सब लोगों को एक अवसर देने वाली है। तो उसमें मेरे को अवसर मिला और अवसर मिला तो मुझे को काम करने के लिए मौका मिला, तो काम में हम आगे बढ़े। और भाजपा में भी बहुत सारे लोग हम बीच बीच में जाते हैं, इसलिए मेरे को भी भाजपा में उन्होंने सोचा है कि भाजपा में जाना ठीक रहेगा, तो भाजपा में जाना हुआ, तो वहां भी बहुत अवसर मिले, तो अच्छा है। तो एक गांव में किसान परिवार से रहते हुए एक राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ा काम करने का अनुभव मिला और लगभग 30 वर्ष मैं देखता हूँ, मैं पूरे देश में और सभी प्रांतों में, सभी जिलों में, सभी वर्गों में मैं प्रवास किया हूँ, काम किया हूँ
और समानांतर सभी विचारधाराओं के साथ भी मैं स्वदेशी में रहते हुए सब मिलकर काम करने का मौका मिला। समाजवादियों के साथ काम किया, गांधीवादियों के साथ काम किया और नक्सलवादियों के साथ भी मिलकर काम किया देश के ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ। तो अच्छे अलग अलग अनुभव आए हैं। कांग्रेस में कोई मित्र है आपका? मित्र तो अनेक होते हैं। कांग्रेस में जो जो है हाँ, मित्र तो होते हैं, लेकिन हमारा मित्र कहेंगे तो उनको अननेसेसरी खतरा होगा। कौन है? नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं मेरा मित्र ऐसा नाम बोलेंगे तो उसको आप एक अनिश्चित स्थिति बनेगी। मित्र तो होते हैं, लोकतंत्र में काम कर रहे हैं, अलग अलग पार्टी में काम कर रहे हैं, तो उसके बाद भी मित्र तो नहीं होते, ऐसा नहीं है। कई मुद्दों पर कई मिलकर भी काम किए हम। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार था तो मैं कई बार कई मुद्दों पर कांग्रेस के लोगों ने साथ दिया। हाँ, हमारे जयराम रमेश जी हो, पृथ्वीराज चौहान हो, ऐसे सब लोगों ने बहुत विषयों पर भी साथ दिया, ऐसा नहीं है। तो अब स्थिति कैसी देखते हैं बीजेपी के चुनाव में? बिल्कुल मजबूत स्थिति है, बिल्कुल मजबूत स्थिति है कि पूरी निश्चिंतता के साथ, आत्मविश्वास के साथ इस बार मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बीजेपी की बनने जा रही है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हर मुद्दों पे बहुत बातचीत करने के लिए।